Hello, my future doctors, and welcome to the first lecture of Units, Measurement, and Errors. So, if you are here with me to read this chapter, it means that you have crossed the 10th matriculation hurdle. और पहले आपकी साइंस की एक बुक हुआ करती थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हुआ करता था, एंड नाउ यू हैव थ्री डिफरेंट बुक्स एंड along with each of book with the two editions, volume 1 and volume 2. सो मैं समझ सकता हूँ कि आपको सोशल साइंस की जाने की खुशी होगी, एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपके साथ है अब, तो आपको बहुत ही एक अच्छा फील हो रहा होगा। बट इस फील को, इस जील को आपको पूरे 2 साल कंटिन्यू रखना है। देन आफ्टर यू विल गेट अ वेरी अप्रोप्रिएट रिजल्ट। और एम्स, दिल्ली, मौलाना आज़ाद, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं AFMC। और उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर नीट स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों के लिए मैं एज अ फिजिक्स टीचर मैं आपको बताता हूँ कि द फिजिक्स इज द डिसाइडिंग स्कोर फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब मैं मोस्टली देखता हूँ और ये जनरल पैटर्न है कि केमिस्ट्री और बायो में आपके रिजल्ट्स बहुत ही औसम होते हैं, बट फिजिक्स में आकर आप पता नहीं क्यों लैग कर जाते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? आपके माइंड में आपने ये फ्रेम बना लिया कि हमने मैथ्स छोड़ दिया है, हमें नंबर्स के साथ बहुत रिलेशन नहीं रखना। बट नो, फिजिक्स विल गेट यू अ वेरी हाई स्कोर अगर आप बहुत ही, क्योंकि मेडिकल में जो एक स्टैंडर्ड रखा गया है, जो पॉइंट्स रखे गए हैं, वो बहुत आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप बहुत सीक्वेंस में समझते जाए, हर पॉइंट को क्लियर कर ले, अपने डाउट्स को स्टैक ना होने दे। तो आपको ये अपनी आदत पूरे 2 साल तक ये फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे से बनाना होगा, डाउट्स आपको अपने टीचर से क्लियर करने होंगे। सो इस लेक्चर में आपके साथ हूँ मैं, पुरुषोत्तम लाल सुमन। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पिछले 7 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे प्यार से पुरु भैया बुलाते हैं। अब आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मुझे पुरु भैया बुलाओगे। एंड अपने बारे में बात करूँ तो मैं आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT गांधीनगर। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय कॉलेज ओनली मुझे लगा था कि मुझे अब यही करना है। मतलब मैं कॉलेज टाइम में ही पढ़ाई करता था और मुझे बहुत मज़ा आता था। प्लेसमेंट मेरी हुई थी, बट आई डिडंट गो फॉर दैट। मुझे पढ़ाने का ही शौक था। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। और अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की और मेजरमेंट की, एरर सब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, दिस वन। आप सब इस फिगर को पहचान सकते हैं, दिस इज योर एफिल टावर। अब मैं बोलूँ कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एफिल टावर, है ना? तो हाइट की बात जैसे ही आती है, आप क्या बोलेंगे कि सर इट इज द मेजरमेंट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। और ये जो वैल्यू है, आप बोलोगे, आप आपके जनरल नॉलेज की बुक में आपने पढ़ा होगा, इट इज सब 324 मीटर। तो जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि व्हाट इज द हाइट, आपने बोला 324 मीटर। आपने 324 किलोमीटर नहीं बोला। यानी यहाँ पे आप दो चीजों को बता रहे हो। एक आप बता रहे हो ये जो 324 आपने देखा, ये वाला पॉइंट, और दूसरा साथ में उसके एक मीटर टर्म। ठीक है? वैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर कोई बेंच अगर आपको दिख रहा है इस एफिल टावर के पास, उस बेंच की लेंथ क्या है? आप बोलोगे सर 1 मीटर। तो ये जो कंपैरिजन आप देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वेइंग मशीन। इस पे जो मार्किंग आप देख सकते हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो आप बोलोगे सर 50.8 किलोग्राम। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बट आपको यहां से बहुत चीजों को आप समझ पाओगे। तो अगर मैं 50.8 किलोग्राम बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान चढ़ा होगा उस पर, उसकी रीडिंग आई, तो वो उसके मास का मेजरमेंट है 50.8। यानी ये जो क्वांटिटीज हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हाइट हुआ, ये वेट हुआ, फिर उसके बाद मुझे अगर अपने घर से अपने स्कूल जाना है, टेक्स में ½ एन आवर, 30 मिनट्स। तो आपने जो 30 मिनट्स बोला, ये क्या है? आपने टाइम बताया। तो बेसिकली आप इन चीज़ों को मेजर कर पा रहे हो ना, आप इन चीज़ को मेजर कर पा रहे हो। आप ड्राइव कर रहे हो, मैं आज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करके आया हूँ। व्हाट डज दैट मीन? दैट 100 किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली योर स्पीड या वेलोसिटी, है ना? अब मैं आगे आता हूं कुछ इन क्वांटिटीज पे। क्या ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है? दिस वन इज सैड, दिस वन इज हैप्पी, दिस वन इज एंग्री,
क्या आप इन तीनों में से किसी का यूनिट बता सकते हो? क्या कोई कितना सैड है? 1 यूनिट सैड, देयर इज नो सच थिंग। कुछ हैप्पी, नो एग्री, आप नहीं बता सकते। सो यहाँ से मैं अगर क्लासिफाई करूँ तो जो पिछले मैंने 2 केसेस देखे वहाँ पे मैं कुछ बता पा रहा था मेट्रिक टर्म्स में, यहाँ पे मैं नहीं बता पा रहा। यानी कोई भी क्वांटिटी अगर मैं देखूँ, क्वांटिटी क्या, मैं कुछ भी मुझे दे दिया गया, तो अगर वो चीज़ क्वांटिटी के फॉर्म में देखें तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर करें तो जो पहला केस था वो किस में आएंगे फिजिकल में, यानी विच कैन बी मेजर्ड। और अगर मैं बात करूं नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, इट कांट बी मेजर्ड। यानी मैं अगर बोलूं कि कोई कितना गुस्सा है, आप नहीं बता सकते ना, बट हाँ अगर मैं इस टेबल को मूव कर सकता हूं तो मैंने फोर्स लगाया होगा 2 न्यूटन का, देखिए आप मेजर कर सकते हैं। तो हमें अपने नेक्स्ट 2 साल फिजिक्स में जो क्वांटिटीज पढ़ने हैं वो कौन सी क्वांटिटीज हैं, मेरी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन। अब मैं आता हूं फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? सो ऑल दोज क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर। मतलब 2 मीटर चलना 100 किलोमीटर पर आवर, आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे लॉज ऑफ नेचर हैं एंड विच कैन बी मेजर्ड। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। These are called as physical quantities. Examples हमने पढ़ा mass, length, time, force, velocity, acceleration. अब आप बोलोगे सर क्या फिजिकल क्वांटिटी अकेला होगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको भी आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एज द नेम सजेस्ट। अब अगर मैं बोलूंगा कि आप पूछोगे सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये फंडामेंटल वो क्वांटिटी है जो इन फिजिकल क्वांटिटीज का बेस होगा। हमेशा हम किसी को एज अ वो लेते हैं ना, फाउंडेशन पिलर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, तो फंडामेंटल इज द बेस, है ना। जैसे हमें रोटी बनानी है तो हमें आटा चाहिए ही होगा, हमें पराठा बनाना है तो भी हमें आटा चाहिए ही होगा, तो दैट थिंग इज द बेस। एंड व्हाट इज द डिराइव्ड, आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल अगर मेरे पास है तो फंडामेंटल के इक्वेशंस को यूज करके ही जो बना वो क्या है, मेरा डिराइव्ड है। तो जब भी मैं बात करूं आपकी फंडामेंटल की, सो नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर मैं डिराइव की बात करूं तो मुझे फंडामेंटल से डिराइव मिलेगा। सो अगर मैं 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करूं तो वो क्या बनाएंगे आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल तो आपको बताया मैंने, दैट्स अ बेस। तो ये जो होते हैं ये कहीं से डिराइव नहीं होते, ये स्टैंडर्ड होते हैं। दिस फंडामेंटल्स आर द स्टैंडर्ड थिंग्स। अब मैं एक एक करके बात करता हूं आपकी फंडामेंटल और डिराइव दोनों की। नेक्स्ट आते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो इट इज एन एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी which does not require any other physical quantity to express it। अब जैसे मैं बोला कि एफिल टावर की हाइट 324 मीटर है, तो है ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए ना उसके अलावा। मुझे एक मेजरमेंट टेप चाहिए होगा, वहां से मुझे मिल गया। फिर आप बोलोगे सर ऐसा फिर फिजिकल क्वांटिटी तो मुझे सब कुछ लग रहा है कि फंडामेंटल होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा। अच्छा वॉच, आप वॉच पे आपने देखा इट्स 2 PM, थोड़ी देर बाद देखा इट्स 2:10 PM, टाइम कितना बढ़ा, 10 मिनट्स। क्या डिपेंड कर रहा है किसी पे? नहीं। मेरा जो पेन है हाथ में, इसका मास है m, तो इसका मास m है तो है, क्या कुछ और चाहिए इसके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं तो उसे कोई नहीं चाहिए उसके को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे वो खुद ही काफी होगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट। और इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी रिजॉल्व फर्दर। आप 324 मीटर हाइट है उसको और किसी और टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। अब जैसे आप बोलोगे सर आप फंडामेंटल तो समझा रहे हो बट मुझे डिराइव्ड भी अगर बताओ रिलेट करके, तो कैसे बताओगे? तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा अगर मैं वेलोसिटी बोलता हूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लास 9 में पढ़ा था आपने। मैं बोलता हूँ स्पीड, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो तो स्पीड बताने के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए था ना। वैसे मैं बोलूँ आपसे एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे?
सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या है कि मुझे वेलोसिटी और टाइम दोनों चाहिए था, और वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए था मुझे, लेंथ और टाइम। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंसी आ गई ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मुझे बताए गए हैं। दीज आर योर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम। ये तीनों जो है आपको कहां पे ऑब्जर्व किया होगा आपने? ये तीनों आपने काइनेमैटिक्स वाले पोर्शन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। ये काइनेमैटिक्स मतलब बेसिकली बोलो मोशन, बॉडी जा रही है, चल रहा है, फोर्स लग रहा है। फिर आपका जो क्लास 11th है और क्लास 12th है, तो क्लास 9th इज कंप्लीटली रेप्लिकेटेड इनटू क्लास 11th, और क्लास 10th इज रेप्लिकेटेड इनटू 12th विद सम कोर्स एक्सपेंशन। तो जो 9th में पढ़ा था आपने फर्स्ट हाफ, उसमें क्या क्या था? मोशन पढ़ा आपने, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वो आपको यहाँ पढ़ना है पूरा काइनेमैटिक्स। उसके बाद आएगा आपका डायनेमिक्स, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स वहाँ नहीं पढ़ना था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, फ्लूइड पढ़ना था आपको, बुओयेंसी पढ़ा था आपने, ग्रेविटेशन पढ़ा था आपने, उन सारी चीज़ों का एक्सपेंशन यहाँ पे पढ़ना है। साउंड पढ़ा था आपने, वो यहाँ पे आपका एसएचएम और वेव्स बन जाता है। थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए एक्स्ट्रा है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होते हैं। केमिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में मुझे क्या चाहिए होता है, मेरा बॉडी को मैंने हीट किया, हीट दिया, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, ये लीजिए भाई, टेम्परेचर आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने क्या लिया, 2 मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर हम आ जाते हैं, ये हमने क्लास 9th वाला पोर्शन देख लिया। अब आते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट था मेरे लिए? क्लास 10th में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्लास 10th में आया। और लाइट चैप्टर, वहां से क्या आया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी लाइट आपके रूम में कंटेंड होगी, उससे होता है। ये आपको इसका यूज अभी नहीं आएगा, आगे जाकर आएगा, बट दिस इज द रिलेटेड टू योर ऑप्टिक्स, लाइट वाला पार्ट। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आप आपको याद रख लेने हैं। याद क्या, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे कोई भी बॉडी है, उसका जो काइनेमैटिक्स में 3 चीजें थी, लेंथ, मास और टाइम, ये तो क्लियर ही है। उसके बाद जब हम थर्मो में आए, तो कौन से हो जाएगा? टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आपके क्लास 10th में आए, तो वहां से मुझे क्या सोचना है? करंट। और अगला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मैं इस पे और भी आगे इस पे बात करेंगे अब, ठीक है ना। इस पे बस इन सातों को हमें दिमाग में रखना है और ध्यान रखना है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड हैं? सो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था आपको जैसा वहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और कैन बी expressed in term of basic physical quantities are known as derived। अब मैं बात करूं derived की, तो ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एंड डेंसिटी। अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वो वेलोसिटी का रिलेशन क्या था? क्लास 9th है, थोड़ा थोड़ा भूल चुके होंगे, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार याद करें इस चीज को। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देख लो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, और किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है। वैसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं, तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, याद आ रहा होगा आपको। यानी एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है? एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है आपका वेलोसिटी एंड टाइम पे। और आपको एक और बात पता है कि सर वेलोसिटी खुद भी डिपेंड किस पे कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। सो आप देख रहे हो ना कि वापस जो है चीजें घूम के कहां तक आ रही है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम तक आ रही है। अच्छा चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो आपको दिख रहा है फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है आपका मास। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो खुद पे डिपेंड किस पे कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और साथ में क्या आ गया? टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिराइव क्वांटिटीज को कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ आपको मैं फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद आए। वर्क क्या पढ़ा था आपने? वर्क इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो क्वांटिटीज जो भी हमने लिखी है इस गिवन फिगर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, डेंसिटी, ये कहीं ना कहीं वापस घूम के इन वाली चीजों पे आ रही है ना, इन सारे चीजों पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली रिलेट डिराइव क्वांटिटी विद द फंडामेंटल वन। अब अगर डेंसिटी पे आते हैं तो डेंसिटी हम डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा होता है? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वहां से हम देख सकते हैं कि ये भी कैसी है, मेरी एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक जितनी भी चीजें पढ़ी यहाँ पे, आप जो वेलोसिटी को अगर देखो, मैंने यहाँ पे बस वैल्यूज लिखे हैं, कहीं मैंने कुछ ये लिखा कि उसका मैग्नीट्यूड कितने से, वेलोसिटी आपसे बोला किसी ने, तो आप क्या बोलेंगे? आप वेलोसिटी किसी ने बोला तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर स्पीड बोला आपसे तो चले आप बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने ये दो चीजें दिखाई। इस वाले पोर्शन को जो स्टार्ट करो एफिल टावर का बताया था मैंने, आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इस वाले चीज को आप बोलते हैं यूनिट। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मुझसे बोला जाए कैसी होगी, सो इट विल बी ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू यू, वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड, जहां पे आपका एन क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और यू क्या होगा, यूनिट होगा। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि 1 किलोमीटर इज कितना मीटर, तो आप बोलेंगे सर 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल भी हो सकती है। सो मैं अगर ये बोलता हूं कि मेरी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दे रखी है N1 U1, इट विल बी इक्वल टू N2 U2। मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 1000 मीटर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर इज योर 1000 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो रिलेशन है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड यू इज अ कांस्टेंट। मतलब एन यू अगर फिजिकल क्वांटिटी तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये कांस्टेंट है, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये वाला रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो ध्यान से, जिसका u बड़ा होगा उसका n छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, जिसका n बड़ा है 1000 का, उसका यूनिट छोटा है। कॉमन सी बात है, किलोमीटर इज बिगर देन मीटर। सो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से आपको ये समझ में आता है कि जिसकी यूनिट जितनी ही बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा, है ना। 1 सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 × 100 सेंटीमीटर। तो देख लो यूनिट और छोटा हो गया, इसको तो ये भी लिख सकते हो ना, 1000 × 100 सेंटीमीटर। तो देख लो यूनिट और छोटा हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, जितना मेरा यूनिट ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड कम होगा, या फिर उल्टा क्या, जितना मेरा यूनिट कम होगा उतना मैग्नीट्यूड मेरा ज्यादा होगा। अब अगर ये समझ में आ रहा है तो यूनिट हमने जो लिखा बेसिकली यहाँ पे, वो किस में लिखी मैंने, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही मैं अगर बोलूँ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो आप क्लास 10th को याद कीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। फोर्स की यूनिट क्या थी, तो आप बोलेंगे सर न्यूटन थी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी यूनिट की, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम फॉलो होते हैं। जैसे हम अगर बात करें यूएस कंट्रीज में, तो साइंटिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज थी जो ये वाला पॉइंट है एफपीएस का, ये यूएस कंट्रीज में फॉलो होता था। सीजीएस आपका अफ्रीकन कंट्रीज में फॉलो होता था, और एमकेएस अपना इंडियन कंट्रीज में। तो अगर मैं एफपीएस की बात करूं तो देखो, जो ये आपका एफपीएस है, ये बेसिकली कैसा है, फुट पाउंड एंड सेकेंड। सेकेंड कंडीशन क्या है आपका, सीजीएस, इट इज सेंटीमीटर ग्राम
second, and the third is MKS, which is how much? Meter, kilogram and second. अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो मैं ये समझ में आता है कि ये अलग अलग कंट्रीज में फॉलो हो रहा है, और मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने के लिए चीज़ों को। अच्छा, रिलेशन भी आपको ध्यान होगा, जैसे मैं 1 किलोग्राम और 1 पाउंड में रिलेशन बोलूँ तो क्या होता है रिलेशन? 1 किलोग्राम इज 2.2 पाउंड। लेकिन तब भी बहुत जगह पे ये यूनिट्स आप यूज करते हैं। हाँ, एक और लिख देते हैं, 1 मीटर इज 3.28 फुट। आप बहुत जगह पे ये यूनिट अभी भी यूज करते हैं। कहाँ पे? जैसे आपको अगर केक लेना हो तो आप क्या यूज करते हैं? पाउंड यूज करते हैं। कभी भी आपको केक लेने जाओ तो वो किलोग्राम में केक नहीं देगा, वो हमेशा आपको पाउंड में देगा। वैसे ही आप अगर रूम का डायमेंशन देखते हैं, मोस्टली टाइल्स आप लेते हैं तो बोलते हैं ना कि रूम हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का था, दैट्स फुट। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो यूज हो रहा है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कैलकुलेशन और फिजिकल टर्म्स में अगर चीजें मुझे चाहिए तो यूज होने के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि यार 3 अलग अलग को इस्तेमाल करना में तो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो होगा ही नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर सिस्टम है इंटरनेशनल है, फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम ये फॉलो करेंगे जो इंडियन लोगों करते थे, यानी लेंथ को हम मीटर बोलेंगे, मास को हम क्या बोलेंगे? किलोग्राम, और टाइम को क्या बोलेंगे? सेकंड। लोचा यहीं पे था, लोचा सबसे ज्यादा इसी में था। जैसे अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की, तो अब जितनी भी जगह आप अब क्वेश्चंस करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, उन सारे जगह पे आपको आपका ऐसा यूनिट में ही चीजों को समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं आगे। अब जो हमारा लेंथ है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? अब हमने यूनिट पढ़ लिया, तो यूनिट क्या होगी और इसका सिंबल क्या होगा? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, symbol is small m. What is the mass? Mass is kilogram, symbol is kg. Time is your second. Just noted by s. तो मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ? आपको बहुत चीज़ें आती भी होंगी, बट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर हर जगह देखेंगे तो आप थ्रू आउट द 11th-12th आपको सेम ही मिलेगा हर जगह। टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं? टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट आप भूल जाएं, अब वो कभी नहीं यूज़ करना आपको। अब नहीं, कभी नहीं बोलूंगा मैं, कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा, बट अब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपका जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो क्या होगा? वो होगा केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल के से। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? इट इज मोल, विच कैन बी रिटन एज MOL। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा आपने, एम्पियर, विच कैन बी रिटन एज कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसको हम लिखते हैं CD। ठीक है? नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक जो हमने पढ़े बेटा, वो 7 क्या थे? वो थे हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स। उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो कौन से होते हैं बेटा? ये है आपका पहला, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है? ये जो फिगर है आपका बिल्कुल एक प्लेन में है ना, मतलब किसी भी चीज को आप अगर प्लेन में बोलते हैं, इट मीन्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट दैट फिगर ऑन अ सिंगल शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक शीट के ऊपर इस फिगर को रख दिया गया। अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो यहाँ से अगर ये पार्टिकल मूव करना शुरू किया होगा और ये यहाँ पहुंच गया, तो इसने कितना एंगल कवर किया होगा इस प्लेन में? कुछ थीटा एंगल कवर किया होगा। और ये डिस्टेंस अगर s है और ये डिस्टेंस r है, तो आप क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ये मैथ से थोड़ा सा आपको याद होगा, बहुत बार काम किया होगा आपने इस पे। आर्क लेंथ अपॉन इट, विच इज हाउ मच? s by r, and the unit of this plane angle is रेडियन, जिसको डिनोट करते हैं RAD से। ठीक है? दिस इज योर प्लेन एंगल।
अब पहला प्लेन एंगल है तो दूसरा क्या होगा? अगर इस सर्कल को मैं 3D फिगर में ड्रॉ करना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? वीडियो पॉज़ करके सोचिए आप। वो बनेगा एक स्फीयर। So next is the second one is your solid angle. What is the meaning of solid angle? तो solid angle को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, नाम है इसका ओमेगा। ठीक है, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा उसका वो कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ओमेगा इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन डिनोटेड बाय एस आर। यानी अगर आपका एक स्फेयर है, एक स्फेयर लिया आपने, इस स्फेयर में से एक कॉनिकल शेप को अगर देखो आप तो वो कैसा दिखेगा? अगर मैं 3D में आपको दिखाना चाहूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ना, है ना? अगर तरबूज लो आप, एक बिल्कुल गोल सा तरबूज लो और उसमें ऐसे चॉप करके सेंटर से पीस बाहर निकाल लो तो कैसा दिखेगा आपको वो कुछ? ऐसा दिखेगा ना? So basically this is the area of this one A and this is your radius small r. So solid angle omega is A upon r square and the unit is how much? The unit is स्टेरेडियन। सो अब हमें जो अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले देखी जो क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हमने देखा कि कुछ को मेजर कर सकते हैं, कुछ को मेजर नहीं कर सकते। जो मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज का नाम क्या दिया हमने? फिजिकल क्वांटिटीज। और उसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स बाय द नेचर ऑफ फिजिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है मेरा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लव, एंगर, हेट, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें। अब जो फिजिकल क्वांटिटी था उसको फिर से मैंने क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला वाज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वाज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या था? मैंने एग्जांपल दिया था आटा, वो बेस होता है, दैट्स द बेस एंड फ्रॉम विच यू मेक आइदर रोटी, पराठा, आलू पराठा, जो भी पराठा बनाते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू, जो आपको पसंद है, बट दैट पराठा इज मेड फ्रॉम आटा, दैट इज योर फंडामेंटल। एंड द सेकेंड पार्ट इज हाउ व्हाट द डिराइव्ड थिंग, जो आपको उससे मिली, है ना? अब फंडामेंटल डिराइव का, फंडामेंटल में आते हैं तो फंडामेंटल जो चीजें देखी गई उसमें से जो तीन था वो तो काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा था आपने क्लास 9th में। वो क्या क्या था याद कीजिए? लेंथ, मास, तीसरा टाइम। उसके बाद थर्मो का बोला था मैंने आपको, दो ऐड हुआ, क्या क्या? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट आपके पास क्या ऐड हुआ? करंट का एम्पियर, और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडला। तो आपके सर फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां से हो गए। डिराइव क्वांटिटीज कितने होते हैं आप मुझसे पूछोगे? नहीं बता सकता। डिराइव क्वांटिटी आर एंडलेस। जितने भी इन 7 के अलावा और इन 2 के अलावा जितने भी बचे वो सारे कैसे होंगे? वो सारे के सारे आपके कहलाएंगे डिराइव क्वांटिटीज। उसके बाद हम किस पे आते हैं? तो फंडामेंटल हो गया हमारा डिराइव्ड हो गया। डिराइव्ड में मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप फोर्स, वर्क और एक्सेलरेशन और इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने बोला यूनिट। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया मैंने, जैसे एफएल टावर को बोला 324 मीटर, तो वो 324 क्या है? मैग्नीट्यूड, और यू क्या है? यूनिट। सो एन इंटू यू इज अ कॉन्स्टेंट, ये दिखाया मैंने। और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी आपका म्यू जितना बड़ा होगा एन उतना ही छोटा होगा, है ना? मैं वीडियो यहाँ पे रख के क्यों आपको पीछे का रिवाइज करो, ताकि आप जब शांत से सोचिए उसको तो आपको सारी चीजें बिल्कुल, पढ़ाई हमेशा ऐसे आप करो कि आप जब भी आप सोचो ना, आपके सामने बिल्कुल मूवी की तरह चलना चाहिए। वो आप जो कंसेप्ट होने चाहिए ना, वो दिमाग में बिल्कुल मूवी की तरह प्ले हो। जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था इंजीनियरिंग में तो मुझे ये वाली चीज़ मुझे डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि उसके से आपका इमेजिनेशन बहुत ओपन हो जाएगा। इट शुड बी लाइक, आपने आयरन मैन देखा है ना? आयरन मैन, अपना टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, कैसे वो जार्विस का हेल्प लेके कैसे वो चीज़ों को हवा में प्लॉट कर लेता है एंड ही जस्ट मैग्निफाइज इट। आपको वो ब्रेन से करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइजेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो आप बहुत आराम से समझ, जैसे इसको आप समझना पड़ेगा कि ये सर ऐसा हो रहा है, अच्छा दिस वन इज द स्फेयर, उसमें से मेरा एक कोन बाहर निकला, इस कोन का ये जो एंगल होगा, दिस वन इज योर
दिस वन इज माई सॉलिड एंगल, जो ये वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ आपको आपके लिए दिए हैं जो आप ट्राई करें करने का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एरिया, तो एरिया को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरिया को आप लिख सकते हैं सर, इट इज स्क्वायर मीटर रिप्रेजेंटेड बाय मीटर स्क्वायर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज रिटन एज क्यूबिक मीटर। व्हाट इज स्पीड? स्पीड को आप कैसे लिखेंगे? तो सिंबल तो आपको पता है, इट इज मीटर पर सेकेंड। सो सेम ओवर हियर। एंगुलर वेलोसिटी, ये मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा अभी, ये मैं आगे कवर करवाऊंगा। बट आप अपने रिकॉर्ड्स के लिख लीजिए, इट इज रेडियन पर सेकेंड। ये आगे आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, रेडियन क्यों लिखा आप समझ में? एंगुलर, एंगल से रिलेटेड अभी सप्लीमेंट्री बताया था मैंने, इट इज रेडियन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी मैं बता ही देता हूँ ना, क्यों छोड़ूंगा। चलो ठीक है, तभी मैंने अगर आपको जो प्लेन समझाया था उसको अगर लेकर समझो आप, तो ऐसा बोल सकते हो ना कि सर अगर कोई मेरा बॉडी, जैसे ये आपका सर्कल है, ये यहां से यहां आ गया, थीटा एंगल एस और आर, तो इसके पास जो स्पीड होगी वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी, आपको ध्यान होगा। और ओमेगा इज रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी, यानी अगर आप चेंज इन एस अपॉन टाइम टी देखें, अगर ऐसा डेल्टा टी देखें, इट गिव्स यू स्पीड। और अगर आप चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, इट गिव्स यू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल जो मूव किया अपॉन टाइम, इज एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको ये पता है ना कि सर थीटा इज एस बाई आर। ठीक है, अगर दोनों साइड मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर। ओमेगा इज वी बाई आर, है ना। और यहां से आप देख सकते हैं कि ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो यू कैन राइट इट एज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स लिखे आपके लिए जिसको आप लिख सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा सा कुछ टर्म्स को हटा भी दूंगा, चलेगा। सो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं? सिंबल इज हर्ज, और दैट इज रिलेटेड एज, फ्रीक्वेंसी को क्या रिलेट करते हैं बेटा? इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद होगा आपको, कहाँ पे आपने अपने साउंड चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां से आप क्या लिख सकते हैं? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? बताओ, इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस। एसआई बेस यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आपको रिप्रेजेंट किस में करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स में। ये जो एम, के जी, एस, के, केल्विन, मोल, एम्पियर, सी डी, इन टर्म्स में करना है आपको उसको एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। फोर्स ट्राई करें आप लोग, फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप? सो फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है न्यूटन। और अगर आप उस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट देखें तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कितना आ गया? अच्छा, इसको ऐसा भी ले सकता हूँ मैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस टू। जो टू का पावर नीचे था वो उसके ऊपर चला गया। सो इट इज हाउ मच? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस टू। थर्ड, प्रेशर। प्रेशर का सिंबल क्या होता है बेटा? प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप पास्कल से, पीए पास्कल। और पास्कल की वैल्यू क्या होती है? पास्कल प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। याद है क्लास नाइन्थ? ये जो क्लास नाइन्थ का जो बहुत इस्तेमाल होगा, तो क्लास नाइन्थ की चीजों को एक बार रिवाइज करो या फिर ध्यान रखो, नीचे आपको वो भी दिया मैंने। सो पास्कल इज हाउ मच? पास्कल इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर।
फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको ये पता है कि सर मेरा जो न्यूटन है उसकी वैल्यू क्या है, केजी, न्यूटन की वैल्यू क्या है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, तो उसको कैसे डिवाइड कर दो, मीटर स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, अगर आप उसके लिए देखेंगे तो पास्कल्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर देखोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 को मैंने मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, केजी, एम का पावर ऊपर 1 है, माइनस हो जाएगा, केजी एम 1 माइनस 2 अपॉन एस की पावर माइनस 2, कितना आ गया आपका, आपका आ गया केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। आई होप इट इज क्लियर। वैसे ही आप एनर्जी को देखें, वर्क, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसमें और आगे और डिटेल में काम करेंगे, है ना। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ये बेसिकली आपको मैंने सिंबल्स के लिए याद किया, पावर, वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू, याद है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज योर क्यू। अगर आप नहीं, आपका रिप्रेजेंटेशन क्यू होगा यहाँ पे, द सिंबल विल बी सी एंड द रिप्रेजेंटेशन इज कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, इट इज, द सिंबल इज हाउ मच, द सिंबल इज योर वोल्ट एंड यू कैन राइट इट एज VOLT। ठीक है, मैं जब अभी इसी क्लास में और अभी वर्क करते हुए हमें ये समझ में आ जाएगा कि और भी चीज़ों को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं उतने एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं जाता हूँ, मैं आपको एक और टर्म बताऊंगा, उसके बाद आप उसको बहुत आराम से और बहुत क्लियरली इसको एलेबोरेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने डायमेंशनल एनालिसिस में, और इसी का मैं वेट कर रहा था। इसके बाद मैं आपका जो ये टर्म्स है इसको एक एक करके बहुत आराम से आपको मैं समझा पाऊंगा, और आप बहुत ईजिली आप समझ जाओगे, कोई इसमें टफ नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ क्लियर है आपके लिए अभी तक। अब मैं आता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसे देखिए, अगर मैं एरिया लेता हूँ, मैं डिस्टेंस लेता हूँ तो वो लेंथ होगा, एरिया लूंगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम लूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लूंगा तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो अब देख लो हर एक में लेंथ है, लेकिन लेंथ की जो पावर चेंज हो रही है उससे मेरा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है तो वो एक लेंथ होगा, यानी मीटर। अगर एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम है तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी के पावर जिस पे हम रेज करें टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी अगर मैं बोलूं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा तो वो लेंथ का क्यूब होगा, है ना। अगर मैं बात करूं आपकी एरिया की तो वो लेंथ का स्क्वायर होगा। तो इसके बाद हम अभी एक एक करके जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है उनका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फिजिकल क्वांटिटीज का पहले तो डायमेंशंस मेजर मेंशन करते हैं कि होता क्या। जैसे हमारा इंडिविजुअल आते हैं, लेंथ, यहाँ पे मैं उसका डायमेंशन लिख रहा हूँ। डायमेंशन और यूनिट तो अलग अलग चीजें हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ पैरेलल में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या थी आपको ध्यान होगा। द 7 फिजिकल क्वांटिटीज वेयर, पहला वाला क्या था मेरा, लेंथ। दूसरा वाला क्या था मेरा, मास। कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी लिखते, टाइम। देन यू हैव टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या था आपका, करंट, एंड द लास्ट वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
तो डायमेंशन लेंथ का होता है, देखो जो सारी चीज़ें हैं इसमें डायमेंशन हम हमेशा कैपिटल से में लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कैपिटल एल, मास इज कैपिटल एम, टाइम इज योर टी, टेम्परेचर इज योर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज MOL, ठीक है, एंड द करंट इज एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज CD। यूनिट्स आप वहां से देख चुके थे, लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर दोनों केस में सेम रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी सेम रहता है, करंट भी आपका सेम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आपका CET से रिप्रेजेंट होता है। सो आपको जो ये वाला टर्म है बेटा, ये वाली सारी चीजें जो आपने देखी, ये आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, जो रिलेशन आपने लिखा। और इस रिलेशन के हेल्प से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए पहले तो मुझे उसका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट भी लिखना पड़ेगा, और फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको टाइम के साथ ना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों को समझने का इसमें, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी पहले फिजिकल क्वांटिटी, चलो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की बात करूं मैं, तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज L की पावर 1। और अगर बहुत तरीके से आप बोलो कि सर मुझे L की पावर 1 ना बोल के और मुझे तरीके से, तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, M0 L1 T0, इन तीनों को दिखाते हैं बस। आप बोलोगे सर बाकी सातों को जीरो क्यों नहीं लिखा, तो ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी योर स्पीड वेलोसिटी। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यूनिट वॉज, मैं साइड में जो बेसिक्स वाले हैं वो लिखता हूँ, इसका था मेरा यूनिट मीटर, इसका क्या था मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम और भी क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, मीटर सेकेंड -1 लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको क्या लिखेंगे उसी तरह से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, देखिए जो हम लिख रहे हैं राइट साइड में ये डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे आप बोलेंगे कि सर जो मीटर है भैया उसका हो जाएगा, मीटर इज जो लेंथ ना, उसका हो जाएगा L, S इज माई टाइम की पावर -1, और भैया मेरा M0, सो M0L T -1, ठीक है। अच्छा, तीसरी क्वांटिटी मेरी है, मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। बेसिकली वेलोसिटी का चेंज है तो वेलोसिटी ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि सर इसका वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का भी कैसा होगा, सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2। यानी अब मुझे अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे भैया डायमेंशन हो जाएगा मेरा, मास तो है नहीं तो M0, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। क्या रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो रहा है आप लोगों को, एक एक करके आगे आते हैं। नेक्स्ट, तो वहां पे मैंने फोर्स और इन सबको डायरेक्ट लिखा था, मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको लिख रहा हूँ। अब वहां पे मैं एक बार में मैं नहीं करवाया ताकि आप उसको बस देख के छोड़ दो, जैसे अभी हमने 3-4 बार उन चीज़ों को देखा, तो अब आपके दिमाग में आपको पुरानी चीज़ें कुछ कुछ याद आने लगी होगी, तो आपको अब समझने में बहुत आसानी होगा आपके लिए ये वाला। सो एक्सेलरेशन के बाद मैं मेंशन कर रहा हूँ फोर्स को, फोर्स इज हाउ मच, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मैं चाहूंगा कि जब आगे तुम कर लिया तुमने, तो तुम ऊपर वाले को यूज कर लो, जैसे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का कितना है, मास का हो जाएगा किलोग्राम यूनिट, और एक्सेलरेशन का कितना है, देखो मैंने आपने एक्सेलरेशन का निकाल रखा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये आपने एक्सेलरेशन का निकाल रखा है ना। सो किलोग्राम इनटू मीटर सेकेंड -2, तो कितना हो जाएगा, M0L1 T की पावर, तो सॉरी नॉट M0 नहीं होगा यहाँ पे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, T की पावर -2। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, पेन में व्हाइट यूज कर लेता हूँ ताकि आपको डायमेंशंस एक जैसा लगे हमेशा, जितने भी डायमेंशन से आप लिख रहे हो व्हाइट से।
सो m1l1 t की पावर -2, आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे आप इसको ऐसा लिख दें mlt-2 तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ करवा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट वे में लिख रहा हूँ। फोर्स के बाद में बोलता हूँ वर्क। अच्छा, आपको ये ध्यान होगा कि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल ही होती है, तो रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहूँगा फोर्स ऊपर से लिख लो, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इनटू एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, मीटर। कितना आ गया आपका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। बताओ मुझे जल्दी से, वीडियो पॉज करके खुद से लिखना आप लोग। एमएलटी कैसा हो जाएगा? मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -2, यानी ml स्क्वायर t-2। अभी लग रहा है ना, याद होते जाएगा आप लोगों को। स्पीड मीटर पर सेकेंड LT-1, है ना? अभी हम इसको रिवाइज भी करेंगे लास्ट में। सिक्स, वर्क के बाद क्या आ गया मेरा? वर्क के बाद मैं क्या बोलूंगा? अब हम लिखते हैं पावर। सो व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसका हमें पता था, इसका कितना है? वर्क का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 अपॉन टाइम कितना लग रहा है आपको? टाइम का प्रेजेंट करते हैं एस से, तो हाउ मच यू विल आर गेटिंग? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एंड वैल्यू इज ml स्क्वायर t माइनस ml स्क्वायर t-3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मैं आपको टॉर्क नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टॉर्क आपने पढ़ा नहीं है, तो टॉर्क मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। टॉर्क का भी डायमेंशन वर्क के सेम ही आएगा, लेकिन अभी करवाऊंगा तो मैं आपको कंफ्यूज जाओगे कि सर होता क्या है, नया टर्म है। तो टॉर्क थोड़ा सा रोक के करेंगे, है ना? टॉर्क का सेम आएगा वही जो वर्क का है, लेकिन टॉर्क और वर्क में डिफरेंस होता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर अगर आपको नाइन्थ में बताया होगा मैम ने तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी सर नहीं बता सकते हैं, तो मैम या सर ने बताया होगा। तो वहां से आपको याद होगा कि अगर मैं बात करता हूँ टॉर्क की, तो इट रिप्रेजेंट्स वेक्टर, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगी वैल्यू? लिखिए, मास कितना है आपका किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है आपकी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड -1। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ml-t-1। एट, मोमेंटम के बाद अगर मैं पूछता हूँ इम्पल्स, तो इम्पल्स कैन बी ऑल्सो रिटन एज चेंज मोमेंटम, यानी फोर्स इनटू टाइम। कितना आ जाएगा बताओ? किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, सॉरी सेकेंड -2 इज योर फोर्स। आप देखिए यहाँ से फोर्स आपने निकाल रखा है, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ये रहा फोर्स आपका। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? नेक्स्ट वाला भी टाइम है इनटू एस। -2 और +1 कितना आ गया? किलोग्राम मीटर सेकेंड -1। ये रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ml-t-1। आप बोलोगे सर इम्पल्स और मोमेंटम सेम ही आया मेरा, तो मैं बोलूंगा बेटा इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम, तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। ठीक है। नाइन्थ, एंगल। कौन सा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन रिटन एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। व्हाट इज द आर्क लेंथ? आर्क लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? आर्क लेंथ इज हैविंग अ यूनिट ऑफ मीटर्स और रेडियस भी क्या है? यूनिट मीटर्स। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से इट हैज नो डायमेंशन। और यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। इसके पास यूनिट होगी, हाँ यूनिट होगी। यूनिट क्या था इसका?
रेडियन। तो यहाँ पे की पॉइंट बात क्या नोट करनी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है, कैसी, विच हैज नो डायमेंशन बट देयर इज यूनिट, ये सही है। बट अगला पॉइंट अगर लिखूं, नो यूनिट बट देयर इज डायमेंशन, तो ये वाला पॉइंट मेरा बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि ये बताइए कि क्या इसका डायमेंशन अगर है तो क्या इसकी यूनिट नहीं है, पॉसिबल है? नो। अगर यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगा, अगर डायमेंशन नहीं है तो हो सकता है कि यूनिट हो जाए। वो कौन सा केस है आपका? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में कौन सा? रेडियन और स्टेरेडियन आपका दोनों। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम इसमें और भी केसेस लेते हैं। अभी तक हम 9 कर लिए थे। नेक्स्ट मैं इसमें आपके लिए ले लेता हूं प्रेशर। चलो, प्रेशर। प्रेशर इज thrust upon area. Thrust is the perpendicular force acting on the body. ठीक है ना? So thrust को अगर आप देखें तो it is also a force which is how much? Kilogram meter second minus 2. How much is the area? Meter square. So आपको यहाँ से क्या मिला? किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। तो आपको प्रेशर की यूनिट क्या मिल गई? एम एल माइन। डायमेंशन कैसा मिलेगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, और नीचे आते हैं। प्रेशर हो गया। सरफेस टेंशन अब एक दो मैं आपको नए टर्म्स करवाता हूँ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है आपको आगे सीखने को मिलेगा। जो आपका प्रेशर का होता है आपका बेटा, वही आपका होता है स्ट्रेस का। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वही आपका स्ट्रेस का भी डायमेंशन होता है। ये आप आगे पढ़ोगे क्यों? तो जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फॉर्मूला है जो आप क्लास 12th के एंड तक पढ़ोगे, बट वो सारी चीजें हमें एक बार पढ़नी है। ये हमें एक बहुत अच्छा आउटलेट भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेशर हो गया। नेक्स्ट मैं बोलूंगा सरफेस टेंशन। होता क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन बेसिकली ऐसा प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहता है लिक्विड का सरफेस। यानी अगर आप निडल को बहुत ही स्मूथली प्लेस करें तो निडल पानी में फ्लोट कर सकता है बाय द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा आपका? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 अपॉन लेंथ का हो गया मीटर। देखिए कितना आ रहा है आपका सरफेस टेंशन, कितना आ जाएगा बताइए? आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? m1 l की पावर 0 t की पावर -2। ठीक है, तो यहां तक हमने क्लास। अच्छा, थर्मो तो आप पढ़ रखे होंगे ना? थर्मो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहां से मैं अगर लिंक करूं थोड़ा सा, तो स्पेसिफिक हीट को अगर बोलूं मैं, तो ये फॉर्मूला याद है आपको? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। heat equals to ms delta t. What is the unit of specific heat, dimension of specific heat? मैं पूछूं आपसे, कैसे बताएंगे आप? तो आप बोलेंगे कि सर स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा टी। अच्छा, अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं। Q क्या है? व्हाट इज योर Q? Q इज योर एनर्जी। तो एनर्जी को डायरेक्ट एज देख लेते हैं ना। एनर्जी को देखें यहाँ से अगर, तो वर्क एनर्जी सेम होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, है ना? क्या हो गया इसका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 अपॉन में मास कितना हो जाएगा? किलोग्राम। टेम्परेचर का चेंज क्या हो जाएगा? केल्विन। किलोग्राम से आपका किलोग्राम कैंसिल हो गया। क्या है वैल्यू बच्चा? बताइए ट्राई करके, कितना है आपका वैल्यू? आपका आएगा डायमेंशन इसका स्पेसिफिक हीट का, m का तो 0 हो गया, l का स्क्वायर, t का पावर -2, k की पावर -1। क्लियर है?
ठीक है, कुछ टर्म्स अपने ये हमने जो अभी तक देखा ये क्लास 9th वाले देख लिए, कुछ टर्म्स हम क्लास 10th वाले में देख लेते हैं। क्लास 10th में जैसे क्या था, चार्ज, तो Q इक्वल्स टू, अगर मुझे निकालना है Q का कितना होगा तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, अपना फॉर्मूला क्या है, current equals to charge upon time. So what is the value of charge? It will be current into time flown. अच्छा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा, और डायमेंशन कैसा हो जाएगा, एम्पियर इज इटसेल्फ, तो एम का पावर क्या हो जाएगा, 0, एल का पावर 0, टाइम की पावर 1, और एस क्या हो जाएगा आपका, एस की टाइम तो टी की पावर 1, और एम्पियर भी आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे बोलूँ मैं, निकालिए मुझे आप पोटेंशियल का निकाल के दिखाइए, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल इक्वल्स टू W बाई क्यू, याद है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज द पोटेंशियल। तो यहाँ से मेरा अगर हम डाले तो मुझे पता है कि W का क्या हो जाएगा, वर्क का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अभी तक मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन में क्यू का आपने यहाँ निकाल दिया, कितना है, एम्पियर सेकंड। तो इसको सॉल्व अगर करें तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम का एम एल स्क्वायर टी, एस ऊपर जाकर माइनस एक और ऐड कर देगा, -3 a-1। ठीक है ना, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा रेजिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन। अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये वाला आप सॉल्व करना, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर होगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं लेक्चर के एंड से पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है कांस्टेंट्स है, उनका भी आपको मैं डायमेंशन निकालना सिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। देखते हैं कैसा फिजिकल कांस्टेंट डायमेंशन होता है। चलो मैं पहला चूज करता हूँ आपका क्लास 10th का, सॉरी क्लास 9th का ये वाला। चलो, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो आप कैसे बोलोगे, आप देखो डायमेंशन कैपिटल जी निकालने का तरीका, अब मैं आप ये मान के चलता हूँ कि ऊपर जो मैंने पढ़ाते आया चीज़ों को आपको, उससे आपको डायमेंशन लिखना आ गया होगा, है ना। तो अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, इट इज एम एल टी -2, दोनों साइड ब्रैकेट में दिखाया कि फोर्स का भी डायमेंशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू जी इंटू मास m1 कितना होगा, m2 कितना होगा, m अपॉन में आर स्क्वायर इज लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, यहाँ से मैं g का डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ, ये g है, तो डायमेंशन ऑफ g कैन बी रिटन एज हाउ मच, बताओ मुझे देख के, ये तो इस m से आपका एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी g कैसा दिखेगा आपको, l क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इस साइड में, तो l क्यूब t -2, और नीचे क्या आ जाएगा एक m, सो यू विल गेट एज m-1 l क्यूब m l क्यूब t -2। ठीक है, अच्छा एक और फिजिकल क्वांटिटी का मैं पूछता हूँ आपसे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब, पीवी इक्वल टू स्मॉल एन आर टी। अब मुझे बताइए आर का डायमेंशन क्या होगा, तो मुझे पता है प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का डायरेक्टली यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, आप अभी कॉपी कर सकते हैं बट आप प्रैक्टिस के साथ करते रहे। क्या है आपका m l-1 t-2, ठीक है, सो इसका हो जाएगा m l-1 t-2 प्रेशर का होगा, वॉल्यूम का हो जाएगा l क्यूब, n का क्या हो जाएगा मोल,
आर का मुझे निकालना है, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। सॉल्व करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ आर विल बी कितना हो जाएगा बताइए, एम एल 3 और -1 2 T-2 अपॉन में मोल केल्विन। फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, एम एल स्क्वायर T-2 आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर T-2 मोल -1 केल्विन -1। ठीक है। सो अब एक बार समराइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। कहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी तक कर लिया था, डायमेंशन में आके हम देखते हैं तो हमारा लेंथ का एल होगा, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो बिल्कुल दिमाग में फ्रेम होना चाहिए कि वेलोसिटी इज एल अपॉन टी एल टी -1। अगला वाला क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन एल टी -2, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी -2, नेक्स्ट वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल स्क्वायर टी -2, है ना। तो ऐसे करके आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप इस लेक्चर नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा और फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।